नमस्कार। आज प्लेनेट में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो ये लघु पराशरी का दूसरा वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि है फंक्शनल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक, नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक कैसे काम करते हैं, कब काम करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, इसमें एक बहुत ही डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ग्रह का मतलब अलग होता है, भाव के मालिक का मतलब अलग होगा। जैसे इंग्लिश में लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड ऑफ दिस हाउस, दैट हाउस। कारक एक अलग चीज है। तो प्लेनेट कोई भी अगर कोई है, ग्रह बैठा हुआ है, तो वो तीन तरह से काम कर सकता है। अपने नैसर्गिक उससे काम करेगा, अपने फंक्शनल बिहेवियर पे काम करेगा, अपने कारक के बिहेवियर का भी काम करेगा। ठीक है, ये तीन बिहेवियर पे कोई भी ग्रह काम करता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे तो फिर लघु पराशरी वेस्ट है। या फिर कोई भी आप कुंडली एनालिसिस ही नहीं कर सकते, कंफ्यूज रहोगे। और अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फंक्शनल कब लेना है और नेचुरल कब लेना है। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिलेंगे, लेकिन आपको कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा जो मैं आज भी देने जा रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ, एक चीज और, कि ये लघु पराशरी की जो सीरीज की जो सारी वीडियोस हैं, ये आप अगर बीच में से देखोगे, जैसे कि ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा, अगर आप बीच में जंप करके देखोगे, इसे एक सीरीज में नहीं देखोगे, तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये एक पूरी सीरीज है। मैं हर वीडियो को दूसरी वीडियो से कनेक्ट करूंगा, पिछली वीडियो से। तो उसको एक सीरीज में देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कब लघु पराशरी इस्तेमाल करनी है, कब इसके दिए नियम लगेंगे, दशा में क्या दृष्टि का फर्क होगा, कुंडली एनालिसिस में क्या दृष्टि का फर्क होगा। ठीक है, ये सब मैंने बताया पिछले वीडियो में, तो इसको जाकर के देखिएगा। ठीक है, किस दशा में लघु पराशरी के प्रिंसिपल्स लगते हैं ये भी बताया है। ये विंशोत्तरी दशा में केवल लगेंगे इसके प्रिंसिपल्स। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो जनरली लगेंगे, कुंडली एनालिसिस के वक्त भी लगेंगे, लेकिन दशा में जो ये प्रिंसिपल्स लघु पराशरी बता रही है, ये प्रिंसिपल्स बहुत ही प्रोमिनेंटली लगेंगे। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ लगाए जाते हैं। कुंडली एनालिसिस में भी कुछ एक प्रिंसिपल्स लगेंगे, सारे नहीं लगेंगे लेकिन लगेंगे। तो वो मैं बताऊंगा। और वो पूरा सीरीज आप देखोगे तो आप, मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि जब तक ये सीरीज खत्म होगी, जब इसका लास्ट वीडियो आएगा, और जिस किसी भी व्यक्ति ने शुरू से वो सारे वीडियो समझते हुए चलेगा लास्ट वीडियो तक, उसको बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। वो अपने आप में एक ज्योतिषी भी हो जाएगा, अगर वो बाकी कारक का ज्ञान रखता है। ठीक है, सिग्निफिकेशंस का ज्ञान रखता है, और भी जो छोटे छोटे नुएंसेस हैं उनका, उसका अगर ज्ञान है उसको, तो वो एक अच्छा जोशी हो सकता है। लेकिन अगर इसी वीडियो सीरीज को समझ गया, तब भी वो अपनी दशा तो ठीक ठाक पढ़ ही सकता है, इतना तो है। लेकिन समझने के ऊपर है। ठीक है, लघु पराशरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, छठा श्लोक जो है लघु पराशरी का, वो ये कहता है कि आपका जो लगन का मालिक है, आपके जो पंचम का मालिक है, आपके जो नवम का मालिक है, मतलब फर्स्ट लॉर्ड, सेकंड, फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड, दे मेक अ ट्राइन, ये एक त्रिकोण बनाते हैं। एंड दे आर ऑलवेज बेनिफिक फॉर योर होरोस्कोप। मतलब आपकी कुंडली के लिए ये हमेशा ही बेनिफिक हैं। दे विल ऑलवेज गिव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अब देखो, कुंडली में क्या है कि लगन जो है वो आपका कुंडली का राजा है, इट इज द किंग ऑफ द होरोस्कोप, और ये उसके लिए शुभ है। अब इसको बहुत ही अच्छे समझिए कि लग्नेश आप हैं, आपके लिए जो शुभ ग्रह हैं वो पंचम और नवम है। आपके लिए जो शुभ है वो पंचम और नवम है। जिसे आप शुभ मानते हैं, जिस घटना को आप शुभ मानते हैं, वो पंचम और नवम है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब देखो, दूसरा उसका पार्ट बताने से पहले ये चीज ध्यान में रखिए कि हमेशा शुभ लिखा है, हमेशा शुभ लिखा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर पंचम का मालिक मजबूत हो गया और छठे के मालिक को प्रभावित करेगा तो क्या होगा? छठे का मालिक सबको पता है कि अशुभ होता है, तो छठे के मालिक को भी शुभ कर देगा ना। अगर कुंडली का दुश्मन कमजोर है और जो अच्छा करने वाला वो बढ़िया है, तो वो दुश्मन को पकड़ के बोलेगा ना कि अब चल तू मेरे मेरे जैसी कर। ठीक है, अब इसका दूसरा अंत श्लोक बताता हूं कि 3, 6, 11
त्रि षड आए, ये हमेशा अशुभ होंगे लग्नेश के लिए, लगन के लिए। ठीक है, तो तीसरा छठा 11वां ये हमेशा अशुभ होता है, इसके मालिक अशुभ होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरे का मालिक, छठे का मालिक, 11वें का मालिक अशुभ होगा। एक इसमें एक्सेप्शन है कि 11वें में बैठा ग्रह अशुभ नहीं होता है, खास तौर पे अगर वो उपच्चय भाव का मालिक है। अब देखो उपच्चय भाव का मालिक कौन सा है, 3, 6, 10, 11। ये ये श्लोक में नहीं है, जो श्लोक है वो यही है कि 1, 5, 9 के मालिक शुभ, 3, 6, 11 का मालिक अशुभ। ये श्लोक है, केवल श्लोक यही है। इसके बाद में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा नीडेड है। ठीक है, तो 3, 6, 11 के मालिक अशुभ हैं, 11वें में बैठा ग्रह शुभ है। इसे आप इस तरह से अलग अलग लेयर बाय लेयर समझिए। तीसरे में बैठा ग्रह उपच्चय में होगा, 11वें में बैठा ग्रह उपच्चय में होगा, शुभ होगा नहीं होगा इट अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, लेकिन 11वां जैसा कि लाभ भाव कहा गया है, तो इसमें बैठे ग्रह आमतौर पर शुभ फल ही देते हैं। ठीक है, छठे का भी मालिक अगर बड़ा हो तो उसे लाभ करा देगा, उसमें लाभ हो जाता है उस सिग्निफिकेशन में, उन चीजों में। ठीक है, तो लेकिन 11वें का मालिक जो है वो अशुभ हो सकता है, वो अशुभ होता है, सबसे ज्यादा अशुभ होता है। तो इस बात को आप समझिए। अब इसमें एक चीज ये आती है कि मैंने पहले बोला कि अगर पंचम का मालिक सर्वदा शुभ है, छठे और 11वें और तीसरे का मालिक सर्वदा अशुभ है, नवे का मालिक भी उसमें आएगा ना 1, 5, 9 में, तो वो शुभ है, ये वाले अशुभ हैं। अब अगर पंचम का मालिक बली होकर के इनको दबा रहा हो, 3, 6, 11 के, या किसी एक को दबा रहा हो, या नवम का दबा रहा हो, लगन दबा रहा हो, तो क्या होगा कि ये भी शुभ फल देने में मदद कर सकते हैं ना, कर देंगे। तो ये चीज आती है। अब 3, 6, 11 के बली होकर के आपके लगन को, पंचम को, नवम को दबा रहे हो, तो उनका शुभ फल कम कर देंगे, अशुभ बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। ये अगर मिक्स हो जाएं तो फिर देखना पड़ेगा कौन बली है, कौन निकम बली है, क्या है, ये सब चीजें आ जाएंगी, कौन किससे किससे केंद्र में पाप ग्रह हैं, किससे केंद्र में शुभ ग्रह हैं। केंद्र में अशुभ ग्रह होंगे वो कमजोर हो जाएगा। ये लिखा है लघु पराशरी में दशा के लिए, मतलब कि अगर दशा चल रही है तो 1, 5, 9 को शुभ लो, 3, 6, 11 को अशुभ लो, क्योंकि ये विंशोत्तरी दशा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रिंसिपल जो है ये कुंडली पर भी लगती है, एनालिसिस के वक्त भी लगेगी कि 3, 6, 11 का मालिक अशुभ होगा, 1, 5, 9 का मालिक शुभ होगा। ये मालिकों की बात हो रही है, लॉर्ड्स की बात हो रही है, ग्रहों की बात नहीं हो रही है। तो पहला फर्क ये आता है कि लॉर्ड का फल जो है वो अलग होता है, ग्रह का फल अलग होता है। ठीक है, ग्रह का नेचुरल फर्क, नैसर्गिक फल अलग होता है, कारक का फल अलग होता है। ये 3 फल अलग अलग होते हैं। तो इसको मैं समझा देता हूं इसी वीडियो में। हाँ, तो देखिए, जितने योग बनते हैं, जो भी योग ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि पंचम का मालिक इससे संबंध बना ले, उससे बना ले, इससे बना ले, ठीक है, जितने भी मालिकों, लॉर्ड्स के द्वारा बनाए जाने वाले योग लिखे हैं, उसमें योग का फल होता है। योग तब बनते हैं जब 2 ग्रह मिल जाएं। तो क्या 2 ग्रहों का योग वाला कोई फल योग बन रहा है? जैसे सूर्य और बृहस्पति अगर साथ बैठ जाएं या फिर एक दूसरे को देखें तो ये राज लक्षण योग बनता है। तो ये जो योग है ना, ये ग्रह का योग है। ठीक है, ये ग्रहों का योग है। इस योग में लॉर्ड का नहीं, लॉर्ड की बात नहीं हुई है कि सूर्य पंचम का मालिक है कि नवम का मालिक है, इसकी बात नहीं हो रही है, ये लॉर्ड की बात हो रही है। उसी तरह से लॉर्ड का योग अलग बनेगा। ठीक है, कि अगर चौथे और नवे का मालिक संबंध बना ले, या फिर नवे या 10वें का मालिक संबंध बना ले तो राजयोग, दूसरे और 11वें का मालिक संबंध बना ले तो धन योग, दूसरे और नवे का बना ले तो धन योग। तो ये लॉर्ड का है योग। लॉर्ड का योग अलग होता है, यानी कि ग्रह भाव मालिकों का योग अलग बनता है, ग्रहों का योग अलग बनता है, कारक का योग अलग बनेगा। कारक का योग अलग कैसे बनेगा? देखो, तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल है। छठे भाव का कारक कौन है? शनि है। 8वें का भी शनि है। तो अगर शनि मंगल संबंध बना लें तो 8वें भाव का कारक और तीसरे भाव का कारक दोनों एक साथ आ गए, तो ये ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे। दूसरे 12वें भाव का भी कारक हो गया शनि,
तो ये कारक का योग है। उसी तरह से अगर शनि और बृहस्पति योग बना लें, तो अगर आप इसे कारक का योग देखेंगे तो ये अष्टम भाव का कारक है शनि, 12वें भाव का कारक है शनि, छठे भाव का कारक है शनि, और बृहस्पति तो पंचम का, नवम का, 11वें का, सबका कारक है। तो 8वें भाव का कारक होने की वजह से शनि पाप हो गया, तो वो कारक का योग अलग बनेगा, ठीक है, ग्रह का योग अलग बनेगा, और ग्रह भाव मालिक का योग अलग बनेगा। ये एक कैटेगराइजेशन हो गया। अब इसको ध्यान से समझते चलिए। यहां से एस के मेहता हों या फिर क्लासिक्स हों, सब यही कहते हैं कि शुभ ग्रह, शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह, नेचुरल बेनिफिट्स, किसी भी भाव से संबंध बनाए तो उस भाव के फल को बढ़ा देते हैं। नैसर्गिक पाप ग्रह किसी भी भाव का योग बनाए तो उस भाव के योग को कम कर देते हैं, ठीक है, उस भाव के फल को कम कर देते हैं। अब नैसर्गिक पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, मंगल, राहु या केतु भी होते हैं जब वो पाप ग्रहों की राशि में हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से संबंध बना ले। राहु केतु भी पापी ग्रह हैं, ठीक है, शनि मंगल तो है। सूर्य पापी ग्रह नहीं है, सूर्य क्रूर ग्रह है, क्रूर है, पिता का स्वभाव क्रूर हो सकता है, पापी नहीं होगा, नैसर्गिक रूप से पापी नहीं है सूर्य, ठीक है। पापी तब हो सकता है शनि मंगल से संबंध हो जाए, लेकिन शनि और मंगल जो है वो नैसर्गिक रूप से पापी हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, ठीक है, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा सबको पता है, और शुक्र, बुध और बृहस्पति, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। बुध को कहते हैं कि अगर वो पाप ग्रहों की राशि में हो, पाप ग्रहों से संबंध बना ले, तो वो भी पापी हो जाता है। तो ये चीज हो गई। तो पहली क्लासिक्स ये कहती हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह किसी भाव से संबंध बनाए, नैसर्गिक पाप ग्रह किसी भाव से संबंध बनाए, तो नैसर्गिक शुभ वाले जो है वो भाव के फल को बढ़ाएंगे, पाप वाले भाव के फल को कम करेंगे। प्रैक्टिस में देखा गया, और एस के मेहता साहब, राव साहब, जितने भी अच्छे ज्योतिषी हैं वो सब ने प्रैक्टिस में ये देखा, और आज भी जितने भी लोग ज्योतिष कर रहे हैं सब लोग यही प्रैक्टिस में देखते हैं कि जो पापी ग्रह हैं, नैसर्गिक जो पापी ग्रह हैं, वो लिविंग बींग्स को, मतलब जीव को, जिस भाव की, उस भाव के जीवन को मार देते हैं, लेकिन उस भाव के जो मटेरियल चीजें हैं, ठीक है, धन दौलत और भी चीजें, जमीन जायदाद, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, तो उस भाव के धन दौलत को बढ़ा देंगे पापी ग्रह, और शुभ ग्रह जो है वो उस भाव के जीव को बढ़ा देते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है, शुभ ग्रह में सारे आ जाते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ये सब आ जाते हैं, पाप ग्रह में ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरा भाव मान के चलो कि आपके फैमिली का है, दूसरा भाव आपके धन का भी है, ठीक है, दोनों चीज का है। दूसरा भाव आपके आंखों का भी है, आपके स्पीच का भी है। अब दूसरा भाव जो है वो वहां पर शनि मंगल बैठे हैं, तो शनि मंगल दूसरे भाव के जीव को नहीं मारेंगे, ठीक है, वो जीव को तब मारेंगे जब वो शत्रु राशि में होंगे, शत्रु उसमें होंगे, शत्रु राशि में हो जाए, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, ठीक है, शत्रु तो वो आपस में भी हैं, लेकिन वो जीव को नहीं मारेंगे। तो वो जीव को तब तक नहीं मारेंगे जब तक कि वहां पे उनकी राशि है, उनके मित्र की भी राशि है, तब भी वो उतना नुकसान नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर शनि मंगल दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो अगर वो उनकी राशि है तो वो उसको नहीं मारते हैं। इसके पीछे एक और थ्योरी आती है, थ्योरी ये आती है कि लग्नेश, भाव का मालिक, और नैसर्गिक शुभ ग्रह, ये किसी भी भाव को बढ़ाते हैं। अब अगर शनि लग्नेश हो गया तो भी वो लग्नेश होने की वजह से उस भाव को बढ़ाएगा, ठीक है, उस भाव को बढ़ाएगा जिस भाव का वो मालिक है, ठीक है। शनि, तो शनि भी अगर किसी भाव का मालिक हो रहा है, समझ लो पंचम भाव का मालिक है, तो शनि भी पंचम भाव के फल को बढ़ा देगा अगर वहां देखेगा। इट डजेंट मैटर कि वो वहां के लिविंग बींग्स को बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा है, वो पूरे फल को, भाव को बलि कर देता है, ठीक है। बेसिक ये समझो पहले, शनि लग्नेश है तभी वो भाव के फल को बढ़ाएगा, क्योंकि लग्नेश जहां बैठता है वो उस भाव के फल को बढ़ाता ही है, ठीक है। ये दूसरा हो गया, ये क्लासिक्स कहती हैं। फिर क्लासिक्स कहती हैं कि नैसर्गिक शुभ ग्रह भी उस भाव को बलि कर देते हैं, ठीक है। अब एक और कैटेगराइजेशन लाता हूं, जो भी शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, इनकी फर्दर कैटेगराइजेशन है। शनि मंगल चंद्रमा, ये धातु के ग्रह हैं, ये धातु को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, धातु को मतलब नॉन लिविंग आइटम्स को,
जो शुक्र और सूर्य हैं ये वेजिटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मूल को। मूल अगर आप समझ रहे हो तो मूल इज वेजिटेशन, ठीक है, पेड़ पौधे ये सब। फिर खाना पीना ये सब भी आएगा ना मूल में। फिर आता है आपका ये क्या कहते हैं, अ, जीवन वाले ग्रह। ठीक है, तो जीवन वाले ग्रह हैं आपके बुध और बृहस्पति। तो अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बुध बृहस्पति किसी भाव से संबंध बनाएंगे तो वो उस भाव को उसके जीव के लिए बलि करेंगे प्रोमिनेंटली। ये उनका नैसर्गिक फल है। ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर बुध और बृहस्पति किसी भाव को संबंध बनाएंगे तो वो उसके जीवन को बल देंगे उस भाव के। तो समझ लो कि अगर पंचम भाव में बृहस्पति देख रहा है तो वो पंचम भाव के जीवन को बल देगा, मतलब पुत्र बच्चों को बल देगा। ठीक है, ये बृहस्पति का एक फल हुआ। शनि देख रहा है तो वो पंचम भाव के नॉन लिविंग आइटम्स को बल देगा। नॉन लिविंग आइटम्स पंचम भाव का क्या है कि आपका एजुकेशन की नॉन टेक्निकल एजुकेशन चले जाओगे, ठीक है, इंजीनियरिंग पढ़ लोगे, ये सब कर लोगे। पंचम भाव में आपकी माता का धन है वो बढ़ जाएगा, है ऐसे ये सब चीजें हो सकती हैं। तो ये उनको बल देगा शनि। ठीक है, पंचम भाव के, पंचम भाव लक्ष्मी स्थान भी है तो शायद शायद वो आपके धन, अचानक से धन जो मिलता है वो भी बढ़ जाए शनि की वजह से, पंचम भाव में होने या दृष्टि होने की वजह से। ठीक है, तो ये शनि का वो फल है जो उसका नैसर्गिक है। ठीक है, भाव का फल मैं नहीं ले रहा हूं, कारक का फल मैं अभी नहीं ले रहा हूं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे इसी वीडियो में। तो शनि इस तरह से फल देगा, बृहस्पति इस तरह से फल देगा, वो नैसर्गिक फल हो गया। अब देखो दूसरे भाव में लेता हूं मैं, दूसरे भाव में शनि देख रहा है तो पहले हमने समझा कि शनि नॉन लिविंग आइटम है तो वो नॉन लिविंग आइटम को दूसरे भाव के बढ़ाएगा। ठीक है, अगर वो उस भाव का मालिक नहीं है तो, अगर वो उस भाव का मालिक है तो वो कंप्लीट भाव को बढ़ाएगा। ठीक है, मालिक होने की वजह से। अगर भाव का मालिक नहीं तो नैसर्गिक उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि उस नैसर्गिक को बढ़ा रहा है, नॉन लिविंग आइटम्स को। शनि दरिद्रता का भी कारक है तो वो वहां पे दरिद्रता को भी बढ़ा सकता है ना। शनि हमेशा दूसरे भाव को बैठने पर देखने पर धन नहीं देगा, वो दूसरे भाव को बैठने पर देखने पर धन तब देगा जब वो धन योग में आएगा। या बृहस्पति भी अगर दूसरे भाव में संबंध बना रहा है तो वो धन का कारक है, तो वो धन तो देता है, लिविंग बींग्स को भी बढ़ाता है, लेकिन वो और धन देगा जब वो धन योग में आएगा। इस बात को समझिए, कारक का फल अलग हो गया जो कि बृहस्पति धन का कारक है, दूसरे 11वें का, तो वो उसको तो बढ़ाएगा ही। फिर बृहस्पति अगर वो दूसरे और 11वें का मालिक हो रहा है, नवम पंचम का मालिक हो रहा है जो कि धन भाव है, अगर इनको देख रहा है, ये इनका मालिक होकर के भी दूसरे संबंध बना रहा है तो भी वो धन को बढ़ाएगा। तो वो एज अ लॉर्ड भी धन को बढ़ा रहा है, एज अ कारक भी धन को बढ़ा रहा है, और एज ए ग्रह वो उसके जीवन को बढ़ा रहा है। तो बड़ा परिवार, बड़ा पैसा, सब कुछ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जुपिटर की खास बात है। शनि है, मैं शनि का एग्जांपल देता हूं, उसके ठीक अपोजिट ग्रह है ये शनि। ठीक है, जुपिटर पुण्य है, शनि पाप है। अब शनि है, शनि अगर दूसरे भाव को देख रहा है तो शनि वहां के नॉन लिविंग आइटम्स को बढ़ाएगा अगर वो भाव का मालिक नहीं है तो। ठीक है, अगर शनि भाव का मालिक है तो वो वहां की सारी चीजों को बढ़ाएगा, वहां के धन को भी बढ़ाएगा, वहां की फैमिली को भी बढ़ाएगा। ठीक है, शनि छठे भाव का कारक भी है, 8वें भाव का भी कारक है, 12वें भाव का भी कारक है। तो वहां पर जो धन दे रहा है, जो फैमिली दे रहा है, जो सब कुछ दे रहा है, वहां पे पाप प्रभाव भी लाएगा, उसमें समस्याएं भी देगा क्योंकि वो कारक उन भावों का है। हाँ, लेकिन अगर 6, 8, 12 भावों में शुभ ग्रहों का दृष्टि है, शुभ ग्रहों का संबंध है, 6, 8, 12 के भाव के मालिक जो है वो अच्छे बैठे हुए हैं किसी दूसरे भाव में, तो वो कारक का फल ठीक देगा। इस बात को समझिएगा कि एक ग्रह भाव का फल देता है भाव का मालिक होने की वजह से, यानी कि नवम भाव का मालिक कहीं बैठा है तो वो नवम भाव का फल उस भाव में देगा। ठीक है, फिर एक ग्रह अपने नैसर्गिक उसका फल देता है, नैसर्गिक कारकत्वों का। ठीक है, फिर एक ग्रह अपने कारकत्व भाव का भी फल देता है। मतलब शनि जो है वो 6, 8, 12 का मालिक है, तो 6, 8, 12 के जो भाव के मालिक हैं
उनकी स्थिति भी शनि के फल पर अफेक्ट डालेगी। ये बहुत एडवांस चीज है, मैं बता रहा हूं। अगर आपको कारक का फल नहीं लेना है तो उसे आप हटा सकते हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे। मेरा काम है बताना, तो मैं सारी चीज बताऊंगा। तो छठे भाव के कारक का भी फल लेगा, ठीक है। अब छठे भाव अगर शुभ योग में है तो वो अच्छा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी शनि स्ट्रेस करेगा, बिकॉज उसका नैसर्गिक रूप जो है वो पापी का है। वो दूसरे भाव में नैसर्गिक होने की वजह से भी वो समस्याएं देगा, लेकिन वो उस भाव को बढ़ाएगा भी। लेकिन वही 6 8 12 भावों में कुछ कोई एक भाव खराब हो गए तो फिर गड़बड़ कर देगा। तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 6 8 12 12 तीनों जो 12 त्रिक भाव हैं वो अच्छे हो जाएं, ऐसा नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हो नहीं सकता। तो शनि कुछ ना कुछ तकलीफ देगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाव का फल कैसे होता है, कारक का फल कैसे होता है, और ग्रह का फल कैसे होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन कर देता हूं। जो योग बनते हैं वो ग्रह से भी बन सकते हैं, भाव से भी बन सकते, भाव मालिक से भी बन सकते हैं, कारक से भी बन सकते हैं, ठीक है। लघु पराशरी ये कह रही है कि दशा में आपको भाव मालिक का फल ज्यादा देखना है, ठीक है, ये कह रही है। तो अगर शनि, और इसको नोट्स बना लीजिए, कोई भी भाव तब बली होने लगता है जब वहां पर शुभ ग्रह देखें, वहां पर उस भाव का मालिक देखे या फिर लग्नेश देखे, तो वो उस भाव के ओवरऑल फल को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ओवरऑल फल को बढ़ा देते हैं, नैसर्गिक जो रूप है वो उसके नैसर्गिक फल को बढ़ाता है, ठीक है। ये चीज को समझ लीजिएगा। अब इसका उल्टा एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि बृहस्पति पंचम भाव को देख रहा है, तो वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हो गया, और कारक भी हो गया, दोनों का वो फल पंचम भाव पे प्रभावित करेगा। लेकिन वो छठे का मालिक है, तुला लगन में शनि छठे का मालिक, सॉरी बृहस्पति छठे का मालिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो छठे भाव का भी फल वो देगा उस भाव पे, ठीक है। ये उसका भी फल देगा। तो वो ग्रह जो है वो अपना भाव का भी फल देगा, अपने नेचुरल कारक तत्व का भी फल देगा, और अपने इसका भी फल देगा, नैसर्गिक उसका भी फल देगा, ठीक है। तो दशा में जब आप देखोगे तो आपको भाव का फल जो है वो ज्यादा देखना है। नैसर्गिक कब वो फल देता है वो आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। नैसर्गिक फल तो वो कोई भी ग्रह है तो वो देगा। जैसे शनि आपका नवम भाव का मालिक हो गया और नवम भाव को देख रहा है, तो वो पिता को बर्बाद नहीं करेगा। पिता को डिसिप्लिन्ड, स्ट्रिक्ट और आपको बहुत ही एक शासित बना देगा, डिक्टेटर क्वालिटीज दे सकता है, डिसिप्लिन बना सकता है शनि, अगर नवम भाव में नवम भाव का मालिक होकर के देखे, ठीक है। अब उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की भी पड़ जाए, तो फिर वो शनि के नेचर को टोन डाउन कर देंगे अपने नेचर से, ठीक है। तो वो नैसर्गिक नेचर अलग आएगा, उन ग्रहों का भाव का जो स्वभाव है वो अलग पड़ेगा, कारक जिस भावों के हैं उसका स्वभाव अलग पड़ेगा। तो इन तीनों का अलग अलग स्वभाव पड़ता है। ये आप जब प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि 1 5 9 के जो मालिक हैं वो दशा में शुभ फल करते हैं, 3 6 11 के जो मालिक हैं वो दशा में अशुभ फल करते हैं। लेकिन ये 3 6 11 के मालिक दशा में शुभ फल भी कर सकते हैं, और 1 5 9 के मालिक दशा में अशुभ फल भी कर सकते हैं, अगर वो पीड़ित हो जाए या फिर उनकी सिचुएशन डिफरेंट हो जाए। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। मान के चलिए कि छठे भाव की दशा है, छठे भाव के मालिक की दशा है, ठीक है, समझ में आ गया। छठे भाव के मालिक की दशा है, महादशा है छठे भाव के मालिक की, और अंतरदशा जो है वो मंगल की है जो कि छठे भाव में बैठा है। तो छठे भाव के मालिक की दशा है और छठे भाव में मंगल बैठा है, उसकी अंतर्दशा आ गई। तो फिर क्या होगा कि छठे भाव का पहले तो मालिक है वो, तो वो बुरा फल देने में सक्षम है अपनी महादशा में। फिर मंगल आ गया, तो मंगल जो है वो पंचम भाव का योग कारक मंगल है, चलो ठीक है, योग कारक मंगल है और वो छठे भाव में बैठा है, और छठे भाव के मालिक की दशा है। या फिर तो मतलब मंगल जो है वो नवम पंचम का मालिक है या लग्नेश का मालिक है, और छठे भाव की दशा आ गई, उसमें मंगल छठे भाव में बैठा है। तो फिर क्या होगा कि मंगल जो है वो पहले तो छठे भाव में आ गया, पंचम का मालिक या नवम का मालिक या लगन का मालिक होकर के, जो भी हो सकता है। तो वो होकर के छठे में आ गया तो पहले निगेटिव हो गया। अब अगर छठे में वो कमजोर है, उसको और पाप प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो छठे भाव के
छठे भाव का जो कारकत्व उसने रखा है अपने पास, वो उसका फल देगा, तो वो खराब फल दे देगा ना। वो तो भाव का मालिक तो अच्छा हो गया, तो लघु पराशरी जो कह रही है, वो भाव का मालिक अच्छा है, वो पंचम का मालिक है, लेकिन वो पीड़ित है, और वो अपने कारकत्व का फल अब ज्यादा देगा, क्योंकि कारकत्व से ज्यादा वो अटैच्ड हो गया है, अपने भाव के फल से वो दूर हो गया है। ठीक है, तो वो छठे भाव की महादशा में अपना बुरा फल दे देगा, लेकिन उसकी खुद की महादशा जब आएगी तो शायद वो बुरा फल ना दे। ठीक है, वो पूरे उस पर डिपेंड करेगा कि उतना बुरा फल नहीं देगा जितना वो अंतरदशा में दे देगा, क्योंकि ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि वो दशा अंतरदशा में भी वो हमेशा भाव का फल नहीं देते हैं। अगर वो भाव कमजोर हो रहे हैं, एज अ भाव मालिक वो कमजोर हो रहे हैं और एज अ कारक वो मजबूत हो रहे हैं, तो वो कारकत्व का फल दे देंगे, या एज अ ग्रह वो मजबूत हो रहे हैं, तो फिर वो अपने नैसर्गिक उसका फल देने लगेंगे। ठीक है, वो अपने कारक का फल नहीं दे पाएंगे, अपने भाव मालिक का फल, अपने भाव का मालिक होने का फल नहीं दे पाते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि भाव का मालिक अलग योग बनाता है, ग्रह अलग योग बनाता है, कारक अलग योग बनाता है, और जो जिस चीज से विरक्त हो जाए, जो चीज कमजोर हो जाए उस ग्रह की, वो उसका फल कम देता है और अपने उस चीज का फल अधिक देता है। तो अगर जैसे मैंने अभी मंगल के केस में बताया, तो ये इस तरह से काम करता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिएगा, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है उसे समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इसे मैंने बहुत एडवांस और बहुत अच्छे तरह से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अगर कोई चीज, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो से संबंधित, तो कृपया करके कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, और कमेंट में मुझे बताइए अगर नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसे फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा आने वाली वीडियो में। लेकिन अगर समझ में आ गया है तो जो भी है पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक, वो आप कमेंट में करिए, कोई क्वेरी है तो वो कमेंट करिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर करिए बाकी लोगों तक। ठीक है, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे प्रोत्साहन, मुझे मोटिवेशन उतनी नहीं मिल पाती है कि मैं वीडियोज और बनाऊं। ठीक है, तो जो भी ज्योतिष प्रेमी हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है तो, और कमेंट करिए, आपके जो भी सुझाव है, राय है, उसे कमेंट करिए। धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।